नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी एक बार फिर हाज़िर हूँ अपने यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें लेकर आपके सामने और फिर से जलज जी की सेवा में हाज़िर हुआ हूँ। जीवन की इंद्रधनुषी अनुभूतियों से खुद रूबरू होने के लिए और आपको रूबरू कराने के लिए आज जो संस्मरण हम जलज जी से सुनने वाले हैं, वो जलज जी की ओर से आप सबको भेंट मान लीजिएगा। कल जलज जी का 89 वर्ष के जीवन आयु पूरी हुई और कल से आप 90वें वर्ष में प्रवेश किया इन्होंने। तो आज हम उल्टा कर रहे हैं, हम इनको भेंट देने के बजाय इनसे हम भेंट ले रहे हैं। ये एक ऐसा संस्मरण है जो आपको भावाकुल कर देगा और मुझे अकंठ विश्वास है कि आप इस वीडियो को न केवल लाइक करेंगे, बल्कि इसमें आपको अपनी और अपने पिता की शक्ल भी यदि नज़र आ जाए तो कोई ताज्जुब नहीं होगा और आप विवश हो जाएंगे कि ये संस्मरण, ये वीडियो आप अपने परिचितों तक पहुंचाएं। सर, कृपा कीजिए, हमें लाभ आपके इस बहुत ही महत्वपूर्ण संस्मरण से हमें उपकृत कीजिए। बैरागी जी, मेरे जो पितामह थे वे बहुत धनी थे। अटूट धन उनके पास था। उनके बनवाए हुए जो मकान है वो हवेली नुमा रहे। जिस मकान में मैं रहता था जी, उनका बनवाया हुआ था वो, उसमें एक बग्घी खाना भी था। जी। बच्चे घर के बग्घी में बैठकर स्कूल जाते थे। ओहो। मेरे पिताजी भी बग्घी में बैठ के स्कूल जाते थे। उसमें एक कुआं है बहुत बड़ा, पक्का बना हुआ, 12 महीने पानी और मीठा पानी है। ये दुर्लभ होता है वहाँ मेरे गांव में, ललितपुर में। फिर जब धन बढ़ा तो उन्होंने, जैसी उस समय की प्रथाएं थी धार्मिक कार्यों में, उसे बेहिसाब खर्च किया। जी, रथ चलवाया गया, वेदी की प्रतिष्ठा हुई, भगवान की मूर्तियां विराजमान की गई और पूरे देश में निमंत्रण गया। ओहो। जाता ही है निमंत्रण उसमें ऐसे। और समृद्धि का क्या पैमाना रहा, क्या हाँ अनुमान हाँ, लगाए सर? जी सर। सारे देश में निमंत्रण गया। लोग आते, कई दिन तक कार्यक्रम चलता, उनकी सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती। रथ को खींचने के लिए हाथी मंगवाए जाते हैं। तो इतनी सारी समृद्धि उनके पास थी। बदले में सिंघई की उपाधि समाज की ओर से दी जाती थी। बहुत बड़ी सम्मानजनक उपाधि होती है। हाँ, रथ में बैठने के लिए मेरी माँ को अशोकनगर, जब आज कहलाता है, उस समय शायद पछाड़ या पिछोड़ कहलाता था, माँ को बुलवाया गया था ताकि वो भी, उनको पुण्य लाभ मिल सके। विवाह नहीं हुआ था उस समय तक, तय हो गया था रिश्ता। ऐसे धनी पिता के पुत्र थे मेरे पिता। और वो समय था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का। जी, 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 जी। 2 महायुद्धों के बीच का समय था। जी, जी, जी। बल्कि यूँ कहें कि महायुद्ध तो जारी ही थे, क्योंकि पहला महायुद्ध जब खत्म हुआ तभी समझिए दूसरे महायुद्ध की नींव पड़ चुकी जी थी। सर। आर्थिक मंदी, बहुत व्यापक आर्थिक मंदी थी, वर्षों रही वो। और उसमें पितामह निर्धन हो गए। पहले बैंक नहीं होते थे, संपन्न और धनी मानी व्यक्तियों के घरों में लोग रुपया जमा जी करते हाँ। थे। लोगों का रुपया जमा था। जैसे बैंक डूबने लगता है तो लोग रुपया निकाल निकालते लेते हैं, हैं। ऐसे ही लोगों ने अपना रुपया मांगना शुरू किया। बड़ी कठिनाई से वो समस्याएं सब सुलझी।
पितामह का देहांत हो गया तो मेरे पिता के चाचा ने झगड़ा कर करके उनको घर से निकलने के लिए विवश किया, निकाल दिया। जी और हम लोग एक किराए के मकान में, छोटे से मकान में रहे। जी पिता के पास कोई काम नहीं था, जी ट्यूशन से गुजारा करने लगे। जी फिर मेरे जो फूफा थे उनके पास था बड़ा मकान, वो हम लोगों को ले गए उस मकान में। और वहीं उसी मकान में जो हमारे पितामह का बनवाया हुआ था, जिसमें कुआं था, बग्घी खाना था, उसमें हम लोग रहे। अब घर में कैश नहीं था, जी मकान था। और मकान से कोई आदमी अंदाज लगाए तो लगा सकता है इसमें बहुत धनी आदमी रहता होगा, लेकिन कैश नहीं था पास में, सोना था। मैं जानता था घर की हालत को, तो मैंने हाई स्कूल तक वहाँ पढ़ाई करने के बाद इंटरमीडिएट में बाहर जा कर के पैसा खर्च करना उचित नहीं समझा, और मैंने घर में रह कर के ये इंटरमीडिएट किया, प्राइवेट होके प्राइवेट जी किया। फिर बीए के लिए इलाहाबाद के लिए निकला। जी मन में वो जो संस्कार था कि पितामह इतने धनी थे और पिता गरीब हो गए, मैंने किसी को बताया नहीं, जी लेकिन मेरे मन में ये था कि हम लोग कुछ बन करके निकलेंगे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ मैं भी बनूंगा और भाइयों को भी बनाऊंगा। जी हाँ और वैसा हुआ भी। जब निकलने लगे तो बुआ ने तो बहुत सी बातें कही मुझसे, लेकिन पिताजी ने कभी बीते जमाने की कोई बात नहीं कही। जी और वो जो रहीम का एक दोहा है ना, रीते बादल को क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी मनुष्य निर्धन भये, करें पाछली बात। मगर पिता ने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। जी हाँ जी हाँ जो कुछ मैं जानता हूँ वो बुआ से, जो पिताजी से बड़ी थी और जिन्होंने हम लोगों के पालन पोषण में बहुत मदद की, उनसे जानता हूँ। अब तय किया मैंने, और पिताजी से कहा भी कि आप हमें 30 रुपया महीना भेज दिया करें, बाकी जो खर्चा है वो हम चलाएंगे। जी उन्होंने पूछा कैसे चलाओगे, तो मैंने कहा कि साप्ताहिक हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स से 10 रुपया मिलता है एक कविता का, तो अगर महीने में 2 कविताएं भी छप गई तो मुझको 20 रुपये मिल जाएगा, और घर के ये 30 मिला करके 50 रुपया होगा, और मैं चला लूँगा अपना जी खर्चा। मुझे कोई शौक नहीं था, जी हाँ तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। न सिनेमा जाता था, न पान बीड़ी सिगरेट चाय, कुछ नहीं ऐसा करता था। कपड़े भी जैसे थे वैसे पहनते थे। आराम से चल रहा था खर्चा। आमदनी का एक स्रोत उत्तर प्रदेश की फिल्म डिवीज़न थी, जी जहाँ मैं स्क्रिप्ट लिखता था अच्छा फिल्मों अच्छा के लिए, जी और उस स्क्रिप्ट को रेडियो स्टेशन का कोई कलाकार आवाज़ देता था। जी हाँ जी हाँ जी हाँ लिखता मैं था, हाँ हाँ आवाज़ उसकी। वाचन कोई और करता था उसका जी हाँ वो उसका पैसा मिल जाता था, जी हाँ आराम से चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो परीक्षा नज़दीक आई, तो परीक्षा का शुल्क जमा करना, जी आगामी 2 महीने का शुल्क जमा करना, तो वो कैसे होगा ये जी समझ में नहीं आया। अब और तो कोई उपाय था नहीं,
मैंने पिता को चिट्ठी लिखी कि मुझे 100 रुपया तुरंत भेजें। जी। चिट्ठी लिखने के बाद मैं इंतजार करता रहा जी। रुपए का, लेकिन जो मनी ऑर्डर आया वो 30 ही रुपए का आया, 29 रुपए का। जी। जो हमेशा आता था। जी हाँ, जी हाँ। अब तो मुझको आग लग गई। मैं देखता था और जो लड़के हैं हॉस्टल के, वो बड़े ठाठ से रहते हैं, उनके पिता उनको पर्याप्त रुपया भेजता है। जी। मैंने कहा मैंने ही पिता की आदतों को बिगाड़ दिया है, उन्हें 30 रुपये भेजने की आदत डाली तो वो 30 ही रुपये भेजे उन्होंने, ज़्यादा नहीं भेजे। अब कैसे खर्चा चलेगा। 30 रुपये का मनी ऑर्डर लेने के बाद गुस्से से भरा हुआ मैं अपने मित्र के कमरे में गया जी। और उनसे सब कह डालने का मन था। पिता के प्रति सारा आक्रोश आपने उतारा। हाँ, व्यक्त करना चाहता जी था, हाँ। लेकिन वहाँ कुछ और लड़के बैठे थे तो मैं लौट आया। जी। मन में रह गया, कह देता तो शायद उसकी परेशानी नहीं होती, लेकिन कह नहीं पाया, दुखी हुआ। तो अपने में सिमटा रहा, सोचता रहा, जैसा कि ऐसी परिस्थिति में लोग सोचते हैं ये कर लूँ वो कर लूँ। 2 दिन हो गए। तीसरे दिन डाकिये ने फिर दरवाजा खटखटाया। जी। कहा आपका मनी ऑर्डर है, और 100 रुपये का मनी ऑर्डर वाह पिता ने भेजा था। वाह। पहला जो मनी ऑर्डर आया था उसमें कूपन पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, जी। लेकिन ये जो दूसरा आया जी। उसमें लिखा हुआ था, उस दिन 30 ही रुपये थे। मैंने झटपट एमओ कर दिया था, अब 100 रुपये और भेज रहा हूँ। ओ हो। इससे तुम्हारे पास कुछ अतिरिक्त रुपये पहुँच गए हैं जितने तुमने मांगे थे उससे। तो इससे दूध पीना, परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम स्वस्थ रहते हुए क्या बात है सर, परीक्षा दो। अद्भुत, कल्पनातीत। अब अगर मैंने वक्त दिया होता तो कितना बड़ा अफसोस हुआ होता। वाह 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 वाह। और उसके बाद फिर कभी पिताजी से संवाद हुआ आपका? नहीं हुआ। नहीं हुआ। वो कुछ इस बारे में कोई बात ही नहीं करते थे, ओहो। कभी बात नहीं करते। जैसे मैंने कहा ना, जी। जो बातें मुझे पता चली परिवार के बारे में वो अपनी बुआ से पता चली, पिताजी कभी बात नहीं तो करते। सर ये जब 100 का मनी ऑर्डर मिला और पिताजी का संदेश पढ़ा, कैसा लगा आपको? आप सोच सकते हैं कैसा लगा होगा। हम वर्चुअली रोए हैं पढ़ करके, जी जी जी। और आज भी कभी उस घटना को सोचते हैं तो बिना आंसू आए नहीं रहते हैं। वाह वाह वाह। मैंने सोचा था आपको कह दूं कि अगर मैं भावुकुल बनूं या मेरे आंसू आए तो आप सहन कर लेना। क्या बात है सोच के मैंने शुरू किया था। सर, हम लोग निहाल हुए। और आप यकीन मानिए कि आपके आंसू इस वीडियो में बह रहे हैं, हमारे श्रोता दर्शक इसको महसूस कर रहे हैं। और आपने मुझे लगता है कि संवेदनाओं की गहनतम अनुभूति से आज आपने हमें परिचित करवाया। और पिता, अबोले पिता की भावना किस तरह से पहुंचती है बच्चों तक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान संस्मरण आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी कृपा आपकी। फिर कभी तकलीफ देंगे आपको। सारे श्रोताओं की ओर से आपको धन्यवाद बहुत बहुत।